से आश्वस्त रखें और कहीं भी ऐसी जगह पर ना फंस जाएं। ठीक है बेटा, अभी जरूरत पड़ेगी तो मैं फ्रंट में आकर के आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए शुरू करें। सर आपसे पर्सनल बात कौन करना चाह रहा है भाई? हाँ मोहित लिख रहे हैं सर। हाँ अभिजीत घोष फ्रॉम वेस्ट बंगाल, लव यू सर। रहूं उतना रेस्पेक्ट बढ़ रहा है, जितना दिन ढल रहा है उतना रेस्पेक्ट बढ़ रहा है। क्या बात है नितेश शर्मा, आपसे मुझसे पर्सनल बात करनी हो तो बेटा इस टेलीग्राम चैनल पर चले जाना। इस टेलीग्राम के डिटेल में कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, हमसे संपर्क करने की जानकारी दी हुई है। अत्यंत आवश्यक होगा तो आपको मेरी टीम मुझसे कनेक्ट करवा देगी। ठीक है, अत्यंत आवश्यक होगा, वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि आपका कॉल किस आवश्यकता के लिए आया है ना। तो अगर बहुत ज्यादा जरूरी होगा तो वो खुद कनेक्ट करवा देंगे। ठीक है, आओ बेटा। हाँ CGL CHSL सब पोस्टपोन होने की खबर ऑफिशियल आ चुकी है, इसके बारे में भी आप जानकारी ले लो। लेकिन अभी तो अपन ज्ञान की गंगा में गोते लगा रहे हैं, तो इस तरह की बातें भी चलती रहेंगी और पढ़ाई भी होती रहेगी, है कि नहीं। आ जाओ बेटा, कल हम उपाधियों का अंत कर चुके थे और आज हम अपने जीवन का सबसे बड़ा आर्टिकल, कहते हैं कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मुझको लौटा दो बस वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती और वो बारिश की बूंदें। मेरे प्यारे साथियों, जो इंडियन पॉलिटी जानते हैं, वो इंडियन पॉलिटी जानने वाले कहते हैं कि हमसे सब कुछ ले लो, हमें केवल 4 आर्टिकल दे दो। और वो 4 आर्टिकल कौन से हैं? वो 4 आर्टिकल हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 13। ये केवल 4 आर्टिकल हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास में ये 4 आर्टिकल हैं, कौन कौन से? 13 नंबर, 19 नंबर, 21 नंबर और 32 नंबर, तो वो इस देश में क्या, वो दुनिया के कहीं पर भी अपना जीवन प्रॉपर तरीके से काट सकता है। उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। फिर मतलब ईश्वर आकर के खुद आपसे पूछे कि नहीं नहीं मैं तो केवल आपको 3 ही अधिकार दूंगा, तो फिर आप उनसे कहिए कि एक काम करिए, आप आर्टिकल 19 भी ले लीजिए, मुझे केवल एक आर्टिकल मतलब 3 आर्टिकल दे दीजिए। कौन कौन से? 13 नंबर दे दीजिए, 19 नंबर तो 13 नंबर दे दीजिए, 21 नंबर दे दीजिए, 32 नंबर दे दीजिए। फिर आपसे पूछा जाए कि नहीं बेटा अब आपके लिए आर्टिकल की सीमाएं समाप्त होती हैं, उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको केवल 2 ही ऑप्शंस मिल सकते हैं, तो बताइए कौन सा लेना चाहेंगे। तो फिर आप मांगेंगे कि मुझे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 32 दे दीजिए, मुझसे 13 भी ले लीजिए। फिर भी आपसे पूछा जाए कि नहीं आपको केवल एक ही आर्टिकल मिल सकता है, तब आप कहेंगे कि मुझे केवल आर्टिकल 21 दे दीजिए। तो अब आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा आर्टिकल है 21 नंबर आर्टिकल, जिसको हम केवल एक लाइन में पढ़ते हैं। और वो लाइन कितनी है? वो लाइन केवल इतनी है कि मुझे जीने का अधिकार दे दो, मुझे बस जीने दो, है ना। आई कांट ब्रीथ, आई वॉन्ट टू लिव। ठीक है, तो बस मुझे जीने का अधिकार दे दो, मैं बाकी सब कर लूंगा। आ गई बात समझ में? ये है मेरे प्यारे साथियों आर्टिकल 21। तो आज का सेशन बड़ा अच्छा होने वाला है। यूपीएससी बोर्ड से फोन आया था अनअकैडमी की तरफ से, ऐसा हो सकता है क्या? सचिन फर्जी है भाई। अनअकैडमी जब भी फोन करेगी आपको, कुछ भी करे, अनअकैडमी का केवल एक ही तरीका है, और मैं आपको मल्टीपल टाइम, देखिए आजकल हमारे नाम पर बहुत कुछ होता है ना, हमारे देश में बहुत कुछ होता है। क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं कि क्या बता रहा था मैं आपको, मैं कुछ बता रहा था, मैं भूल गया। अनअकैडमी से कॉल, हाँ तो अनअकैडमी से कॉल के नाम पर जब कुछ आएगा, क्योंकि दूसरा मैसेज भी मेरे पास इसी तरह का आया कि क्या ऐसा सच है, कोई कोई क्वेरी कर रहा है कि सर ये बात सच है क्या, क्योंकि आजकल सच्चाई परखने के लिए ज्यादा कॉल चल रहे हैं। तो जनाब अनअकैडमी से अगर कॉल आएगा ना, तो केवल आपको अपने एप्लीकेशन के माध्यम से ही सारे काम करने की वो कहेंगे। और हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, मिलियंस में उसके सब्सक्राइबर हैं, तो ही आप उस कार्य को आगे करिएगा, अदरवाइज उन्हें माफ कर दीजिएगा, कह दीजिएगा मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मेरे टीचर ने मुझे बताया हुआ है, वही सब मुझे करना है। ठीक है, फिर भी कोई मुसीबत आए तो मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, इसके कॉन्टैक्ट डिटेल में मेरे खुद की तरफ से कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप उन पर संपर्क कर लीजिएगा, वहां से आपकी क्लैरिटी क्लियर हो जाएगी, वो हमारी तरफ से उपलब्ध कराया हुआ है। डन, चलो सुनो आगे। तो चले आज साथियों स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमें स्वतंत्रता मिलने वाली है। सही मायने में पूछिए तो ये वो आर्टिकल है जिन्हें पढ़ा करके ऐसा लगता है कि जीवन धन्य हो गया, मतलब पूरी पॉलिटी कोई मुझसे ले ले और मुझे केवल ये 3 आर्टिकल पढ़ाने का मौका दे दे, केवल 3 या 4 आर्टिकल जो ये है ना, तो बस मैं अपना पूरा जीवन सफल समझूंगा कि मेरी पॉलिटी पूरी हो गई। इतने गंभीर आर्टिकल है ये। अब आप पूछेंगे सर माहौल तो आपने ठीक ठाक बना दिया, अब थोड़ा सा बता भी दो कि इसमें ऐसा क्या है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें सबसे पहला आर्टिकल जिसकी वजह से इस देश में सबसे ज्यादा मुसीबत छिड़ी हुई है, और वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसकी वजह से अक्सर विद्यार्थी लोग कंफ्यूज होते हैं और इस देश के अधिकांश लोग कंफ्यूज होते हैं। वो ये कहते हैं कि ओ माय गॉड, मेरे तो मूल अधिकार हैं, मेरे तो मूल अधिकार हैं कि मुझे बोलने का और मुझे अभिव्यक्ति का आधार मिलना चाहिए, फिर ये सरकार मुझे बोलने क्यों नहीं देती, है ना। मतलब एक जबरदस्त पॉइंट है। कई बार ऐसा होता है कि हम में से बहुत सारे लोग आधा अधूरा आर्टिकल पढ़ के चले जाते हैं। जैसे कल मैंने आर्टिकल 15 पढ़ाया, जब पूरा पढ़ाया तो समझ में आया कि यार रिजर्वेशन तो जो है हमारा मतलब मूल राइट है ना। लेकिन अब कुछ विद्यार्थी फिर वही यार बफर लिख रहे हैं। क्या मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूँ? यार रिदम मत तोड़ा करो यार, फील चली जाती है। क्या मैं आपको सही से सुनाई दिखाई पड़ रहा हूँ? 95% लोगों को सही से सुनाई दिखाई पड़ रहा हूँ, बाकियों का इंटरनेट खत्म हो गया है, कृपया करके वो अपना इंटरनेट अपडेट कर लें। तो साहब हमारी सबसे बड़ी लड़ाई और मुसीबत यहीं पे शुरू होती है कि सर मेरे देश में मुझे बोलने की आजादी नहीं मिल रही, मेरे मन में आएगा मैं वो करूंगा, मेरे मन में आएगा मैं सरकार को गाली दूंगा, मेरे मन में आएगा मैं भला बुरा लिखूंगा, मैं कहूंगा कि फलाना नेता राष्ट्रद्रोही है, फलाना नेता राष्ट्र प्रेमी है, इसे पाकिस्तान भेज दो, इसे हिंदुस्तान भेज दो, मैं मन में आएगा मेरा मूल अधिकार है। मुसीबत है हमारे यहाँ कहते हैं कि आधा नॉलेज जो होता है ना, वो सबका जीवन नाश करने के लिए होता है ना। तो मतलब ये वो वाली स्थिति है कि जो आपका जो अर्ध ज्ञान है वो बहुत बड़ी मुसीबत है दुनिया के लिए। ज्ञान हो तो पूर्ण हो, अदरवाइज ज्ञान होना हो, है ना, देना हो अगर तो पूरा दो।
तो भैया बात ऐसी है कि ज्ञान की बात यहां पर केवल 6 पॉइंटों में नहीं समझी जा सकती कि आर्टिकल 19 कहता है कि बोलने का अधिकार है, दूसरा आर्टिकल कहता है असेंबली का अधिकार, यानी कि हम कहीं पर भी इकट्ठे हो सकते हैं। फिर सरकार ने, जैसे आपको मैं बताऊं कि आप में से कईयों के दिमाग में ये ख्याल आता होगा, सर आए दिन मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। क्यों? क्योंकि सर ये कह दिया जाता है कि धारा 144 लग गई है, धारा 144 लगते ही फिर मुझसे कह दिया जाता है कि 5 और 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। सर मेरे लिए असेंबली का अधिकार मेरा मूल अधिकार है, मैं जाऊं फिर सुप्रीम कोर्ट सीधा आर्टिकल 32 लगा करके, मेरी तो आपने पूरी फ्रीडम को छीन लिया है। फिर सर टू फॉर्म एसोसिएशंस बनाने के नाम पर सर मैं अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बना लेता हूं, क्या दिक्कत है अगर मैं अपने देश में रहते हुए एक ऐसा संगठन बना लूं जो कि मांग करता हो आजादी की, हाँ जो मांग करता हो आजादी की, कि भाई हमको चाहिए आजादी, और ऐसा कोई मैं आर्ट बना लूं, सर मैं बनाना चाहता हूं, बहुत सही है। और सर सरकार जो है फिर पकड़ के ले जाती है, अंदर डाल देती है। बिल्कुल, कोई लोग कह रहे हैं सर नागालैंड दे दो, कोई कह रहा है मुझे टिपरा लैंड दे दो, कोई कह रहा है बोडो लैंड दे दो, है सर एक मूवमेंट चलाना चाहता हूं मैं, और वो मूवमेंट ऐसा होगा कि मुझे एक ऐसा आंदोलन चलाना है कि ये सरकार को नेस्तनाबूद करना है, मुझे एक ऐसा आंदोलन चलाना है। क्यों कराना है मुझे नहीं पता, बस चलाना है मुझे मूवमेंट का अधिकार सरकार ने दिया हुआ है। फिर सरकार मूवमेंट के नाम पर लाठियां क्यों भांजती है? जब भी कोई आंदोलन होता है सरकार फिर लाठी भाटा जंग क्यों कर देती है? सरकार निहत्ती भीड़ के ऊपर गोलियां क्यों चला देती है? भाई ये वो क्वेश्चंस हैं जो अगर आपके दिमाग में आज तक नहीं आए हैं तो आने चाहिए, क्योंकि मैं यहां से आगे की बात बता रहा हूं आपको। ये तो मूल अधिकार है, अगर ये भी नहीं पता है तो दिक्कत है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भाई मेरे मूल अधिकार हैं, उसमें दिया हुआ है कि मैं कहीं भी कुछ भी बोल सकता हूं, लिख सकता हूं, पढ़ सकता हूं, मैं कहीं भी एकत्रित हो सकता हूं, मैं कहीं पर भी कैसा संगठन भी बना सकता हूं, मैं कहीं पर भी आ जा सकता हूं, मैं इस देश में कहीं भी रह सकता हूं। अच्छा, 2019 से पहले मैं जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकता सर जाकर के घर बनाने के लिए। मैं वहां जाकर के रहना चाहता हूं तो मुझे वहां पर एक मतलब बाहरी की तरह देखा जाएगा, आउटसाइडर ट्रीट किया जाएगा। और तो छोड़िए सर, मैं अरुणाचल प्रदेश में तो जा ही नहीं सकता, आप कह रहे हो रिजाइड एंड सेटल, वहां निवास और बसने की बात तो छोड़ो, मैं एंट्री नहीं कर सकता, मैं नागालैंड में एंट्री नहीं कर सकता, मैं मेघालय में एंट्री नहीं कर सकता, मैं बोडोलैंड में एंट्री नहीं कर सकता, और आप कह रहे हो कि मैं रिजाइड एंड सेटल कर सकता हूं। आज भी ऐसा अफस्पा नहीं, इनर लाइन परमिट है वहां जाने से पहले आपको वहां की सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, इनर लाइन परमिट, आईएलपी बोलते हैं उसे। आगे बात समझ में? इवन उत्तराखंड के भी 3 जिलों में है आईएलपी, वहां के जिले तो मांग कर रहे हैं कि भैया हटाइए इसे। हम लोगों को पढ़ाया केवल जम्मू कश्मीर जाता है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा है कि आप जाकर के नहीं बच सकते, आप इन राज्यों में भी जाकर नहीं बच सकते, आप यहां पर भी जमीन नहीं खरीद सकते। क्लियर? फिर बोले सर ये आर्टिकल पूरा मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। एक बच्चे ने लिख दिया गलत बात है ये तो। अभी समझेंगे, रुक जाइए, पहले आपके अंदर गुस्सा तो आने दो, तभी तो मजा आएगा। जब तक आपके अंदर गुस्सा नहीं आएगा तब तक मजा कैसे आएगा? आपको फील आनी चाहिए ना कि भाई आर्टिकल अब तक जो पढ़ा है वो अधूरा पढ़ा है। फिर प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, सर पेशा, व्यवसाय, व्यापार और ये सब करने की मुझे छूट है। तो जब मुझे छूट है सारी चीजें करने की, तो फिर सर एक बात बताओ, क्या सर मुझे एक बात बताओ कि मैं जो हूं वो आतंकवादी बनना चाहता हूं, क्यों, क्या दिक्कत है सर? मेरा मूल अधिकार है कि मैं आतंकवादी बनूं, क्या दिक्कत है? मैं अफीम बेचूं, खुले में कच्ची दारू बेचूं, मैं कुछ भी करूं सर, व्यापार की बात कर रहे हो, मैं मतलब बच्चों का व्यापार करूं, मैं महिलाओं का व्यापार करूं, क्या दिक्कत है? मैं कोई सा भी ऑक्यूपेशन करूं सर, इसमें आपको क्या दिक्कत है? ये तो होना ही नहीं चाहिए, मेरे मूल अधिकार है। क्या बात आपको समझ पा रहे हैं आप लोग? गहरी बात है ये। मैं कुछ भी करूं भाई, मैं मेरी मर्जी, मेरा मूल अधिकार है, आपको क्या दिक्कत है? मैं रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो है 40,000 में बेचूं कि उसमें पानी भर के बेचूं, मेरा मूल अधिकार है। और अगर आपने ज्यादा दिक्कत करी ना सर तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा, क्योंकि आर्टिकल नंबर 32 आपने दे रखा है। आ गई बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो आर्टिकल 19 में दिखाया गया है वास्तविकता में वैसा है नहीं, वास्तविकता में वैसा है नहीं, वास्तविकता में तो कुछ और ही मामला है। हमको दिखाया ऊपरी ऊपरी सरफेस गया है। हमें एक प्रकार से जब वो बस जा रही थी, जो मैंने आपको कहा था ना, आप सारी सवारियां बाहर खड़ी हैं और बस वाला आवाज लगा रहा है कि चलिए साहब प्राइवेट बस है, बढ़िया एसी वीडियो कोच बस है, इसमें बैठिए, ये करिए, हैं सर। वहां घुसने के बाद पता चला कि उस टिकट के नीचे लिखा था कंडीशन अप्लाई, उसके अंदर लिखा हुआ था कंडीशन अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ये नहीं पता था सर हमें। ये तो चोट हो गई सर हमारे साथ। अंदर जाने के बाद वो कह रहा है नहीं एसी चलाऊंगा, ये तो मैंने कहा है, लेकिन 1 ही घंटे चलाऊंगा। मैंने ये थोड़ी कहा था कि एसी पूरे दिन चलाऊंगा, है? आपको फ्रंट सीट पर बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन मैंने ये थोड़ी कहा था पूरे टाइम आप ही बैठोगे, बारी बारी से बैठोगे, हर व्यक्ति को बैठाऊंगा, पहले तेरा नंबर हो गया, चल तो पीछे चल, अब दूसरा नंबर आएगा वो बैठेगा। मैंने ये थोड़ी कहा था 1 बाय 1 बैठो। मैंने कहा था सबको सीट मिलेगी, मैंने ये थोड़ी कहा था पूरे सफर में मिलेगी। आजकल सरकार कुछ ऐसा ही कर रही है, उसने आर्टिकल इतनी गहराई से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं कि वो उन आर्टिकल के बीच में, इसे कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस, की चीज लिखी हुई है उसमें जो नहीं लिखा हुआ है वो पढ़ लेना। खेला हो गया, खेलो हो वो। आई बात समझ में? मैंने कहा था सबको सीट मिलेगी और मैंने फुल बस भर ली। सबको सीट मिलेगी तो फिर फुल बस में कैसे मिलेगी? बोले भाई बाकी जितने लोग बैठ लिए खड़े हो जाओ, अब औरों का नंबर है। आ गई बात समझ में? ये क्या है? ये इसका मतलब ये है कि हमको यहां पर ये समझना होगा कि हमारे आर्टिकल्स जो दिए हुए हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। वो क्या नहीं है? एब्सोल्यूट नहीं है। तो फिर क्या है उनमें मेरे प्यारे साथियों? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। हमको दिए गए आर्टिकल्स में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि उनमें तार्किक रूप से कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन प्रतिबंधों से परे कुछ भी नहीं है।
अगर आपको लगता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और आप इसके नाम पर एक ऐसा लेख लिख देते हैं जिससे पूरे देश के अंदर ये माहौल फैल जाए, क्या माहौल फैल जाए कि साहब कोरोना जो है वो एक दूसरे की तरफ देखने से हो रहा है, आपने इस सत्य को स्थापित कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे 5G से कोरोना फैल रहा है, इस सत्य को स्थापित करने में बहुत बड़ा दिमाग लगा दिया। मेरे कई बहुत अच्छे साथी, मतलब मैं हंस भी इस बात पे रहा हूं, आज मेरे बहुत मतलब जो कॉलेज का ग्रुप है जिसमें कई साथी मेरे आईएएस भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, उसमें ये मैसेज ट्रेंड कर रहा है कि यार 5G से मैसेज फैल रहा है, इसका कैसे इलाज किया जाए, क्योंकि फेक के आगे कौन बच सकता है। फेक न्यूज फैला दी, इस तरह से फैला दी कि इतनी मेजॉरिटी में फैला दो कि सामने वाला कन्विंस हो जाए। क्योंकि असल में अल्टीमेट चीज क्या है, दो चार तर्क ऐसे दे दो। मैंने खुद ने फिर एक ऑडियो सुना जिसमें 5G से फैलाने वाले अपने पक्ष में प्रमाण ये दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं फैला, क्योंकि वहां ट्रायल ही नहीं हुआ। क्या किया जाए ऐसे लोगों को बताइए। है फिर पहाड़ी इलाकों में क्यों नहीं फैला, क्योंकि वहां 5G का ट्रायल ही नहीं हुआ। उनके तर्क भी देख करके ऐसा लगता है कि यार वाकई में ये लोग बनाने से पहले भी गजब तरीके से कहानी को पहले ड्रॉ करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कैसे फैलानी है। तो भाई बात मुसीबत वाली है कि अगर आपकी वजह से देश में ऐसी पैनिक सिचुएशन बन जाए, कल को मान लो ये न्यूज इतनी ज्यादा फैला दी जाए कि 5G से कोरोना फैल रहा है कि लोग पता चल रहा है टावर तोड़ रहे हैं, मतलब लोग हॉस्पिटल छोड़ो टावर ढूंढ ढूंढ के तोड़ने लग रहे हैं। और दुनिया के दुश्मन देश तो चाहते ही हैं अब टावर तोड़ो, आपकी इकोनॉमी 2 मिनट में ठप हो जाए, पहले गरीबी में मारे जा रहे हो और पता चल रहा है टावर टूटने लग रहे हैं, लोग पत्थर फेंक रहे हैं, खींच खींच के मार रहे हैं और फिर एक दूसरे को फोन पे कह रहे हैं यार फोन नहीं लग रहा, भाई तूने तोड़ दिया टावर। मतलब उन्मादी भीड़ को कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में आपको रोकना होगा। अब यही आपको समझना है कि ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहां लिखे हुए हैं। मैं फिर से किताब दिखा रहा हूं, औचित्य तो नहीं है लेकिन फिर भी आपके विश्वास के लिए। इस किताब में आर्टिकल 19 के अंदर अब आपको यहां पर पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है, देखिए पहले पढ़िए 19 नंबर आर्टिकल। 19 नंबर के नीचे ABCDE लिखा हुआ है। आप जब 19 नंबर आर्टिकल पढ़ते हैं तो इस 19 नंबर आर्टिकल के अंदर मेरे प्यारे साथियों सबसे पहला जो पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, मेरा कैमरा मुझे जूम करते करते हैंग हो गया है, रुकिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये 19 नंबर आर्टिकल है और ये 19 नंबर आर्टिकल में आप इधर देखिए 1 नंबर पर आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, रेड लाइन जो खींच रखी है इसके ऊपर, इसको बोलते हैं आर्टिकल 19 का क्लॉज 1। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लियर। क्लॉज 1 के नीचे ABCDEF लिखा हुआ है, EF क्या बोलते हैं, E और G लिखा हुआ है। ये क्या है, इन्हें बोलते हैं सब क्लॉज, यानी कि आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A। क्लियर, मतलब इसको ऐसे पढ़िए आप, आर्टिकल 19 के अंदर क्लॉज 1 ऐसे लिख दिया और सब क्लॉज ABCD ऐसे पढ़ा जाता है। समझ में आ गया। तो बोला कैसे जाएगा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A ऐसे बोला जाएगा इसे। फिर आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज 2, तो अब आप इधर देखिए आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 जो है वो नीचे लिखा हुआ है, इधर देखिए दिख गया होगा, जी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है। अब जी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है और ऊपर देखिए ए पर लिखा हुआ है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इधर 2 के आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं इस चीज को, जिनको दिख गया कोई बात नहीं, लेकिन जिनको नहीं दिखा उनके लिए मैं बोल के सुना ही रहा हूं। लेकिन एक चीज होती है ना, किताब में मैंने भी देखा, मतलब भाई तूने देखा, हाँ मैंने भी देखा, तो अपनी आंखों पर विश्वास होता है, तो मैं वो बात आपको सुना करके सुना रहा हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है, नथिंग इन सब क्लॉज ए, व्हिच वन, दिस वन, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 स्टेट्स दैट नथिंग इन सब क्लॉज ए, यानी कि इस सब क्लॉज के अंदर ए ऑफ क्लॉज ए 1, देखिए ये लाइन पढ़िए, देखिए क्या लिखी हुई है। ये थोड़ी कानूनी भाषा है लेकिन सीख जाएंगे तो मजा आएगा, मजा आएगा। देखिए नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1, अगर दिख रहा हो तो जी के जस्ट नीचे 2 लिखा हुआ है, वहां तक पढ़िए, ठीक है। अच्छा फिर उसके आगे लिखा हुआ है और यही सबसे रोचक है, नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ, यानी कि इसके अंदर कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से ऑलरेडी बना हुआ कोई भी नियम प्रभावित हो, और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ, यानी सब क्लॉज 1A के अंदर जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये कहीं ऐसा राइट ना बन जाए जिसकी वजह से सरकार को देश चलाने में दिक्कत आए। सरकार कोई राइट, कोई मतलब कानून बनाने जाए और पता चल रहा है कि वो कानून अटक गया, लोग आर्टिकल नंबर 13 के तहत उस आर्टिकल को पकड़े, सुप्रीम कोर्ट ले गए, क्योंकि आर्टिकल 13 ऑलरेडी कहता है कि सरकार कोई भी ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कोई भी बिल, ऐसा कोई भी एक्ट नहीं ला सकती, ऐसा कोई भी अध्यादेश नहीं ला सकती जो कि पार्ट 3 में दिए गए मूल अधिकारों को कम करता हो। तो भाई ऐसी स्थिति में तो आप अगर कुछ भी कानून बनाने लगे और आपने कल को कहा कि भाई लोग फेसबुक पर कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं डालेंगे जो अफवाह फैलाए, आप उठाए उस पोस्ट को सुप्रीम कोर्ट लेके पहुंच गए कि सुप्रीम कोर्ट महोदय आर्टिकल 13 में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि मेरे पास में ये अधिकार है कि आपको ऐसे अधिकारों की मतलब संरक्षण करना चाहिए जो मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हो। सरकार ने कह दिया कि फेसबुक पर पोस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे तो फेसबुक पर बहुत बढ़िया बढ़िया फोटो डालनी थी जिन्हें देख करके मेरे मित्र खुश हो जाते हैं। फिर तो ऐसी स्थिति में मुझे क्यों रोका जा रहा है? तो भाई ऐसी स्थिति में यहां पर साफ साफ मेंशन है, क्या लिखा हुआ है, और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ in so far as such law impose reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said subclause in the interest of sovereignty and integrity of India। मतलब देश की संप्रभुता मतलब आपकी किसी हरकत की वजह से हम देश के गुलाम ना बन जाए, किसी दूसरे देश के गुलाम ना बन जाए। पता चले कि आप 5G की इतनी अफवाह फैला दिए कि पता चल रहा है कि चाइना से गुलामी मिल गई, हमें दहेज में मिल गई कि भाई चाइना वाले कह रहे हैं कि हो गया तुम्हारा काम, अब आएगा हुआवे, तुम्हारी सारी चीजें समेट के ले जाएगा। मतलब आपकी हरकतों से ऐसा ना हो जाए। और मैं आपको बता रहा हूं साथियों, ये 5G वाली न्यूज जितनी भी स्प्रेड हो रही है, हो सकता है सरकार थोड़े दिन में फिर आदेश दे दे कि 5G के सारे मैसेज डिलीट कर दिए जाए। आ गई बात समझ में?
और सुनिए साथियों, एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि आपकी हरकतों से ऐसा ना हो जाए कि देश के अंदर संप्रभुता को खतरा पहुंचे और देश की एकता को खतरा पहुंचे। पता चले आपकी वजह से ऐसा उन्माद फैल गया। क्या कारण होता है कि बहुत सारे ऐसे राजनेताओं को जो कि भड़काऊ बयान देते हैं उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। वो तो अपने कह सकते हैं कि मैं तो मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच दे रहा था, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि आपकी वजह से देश की अखंडता को खतरा है, इसलिए आपको पकड़ा जा रहा है। द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, देश की सुरक्षा को आपकी वजह से खतरा हो जाए। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, आपकी वजह से विदेशी संबंध खराब हो जाएं, जैसा कि हम लोगों ने गंद मचाई थी। हमने जितनी ओली की मूवी बनाई है हमारे देश में उतनी शायद कहीं ना बनी होगी। ओली इतना फेमस नेपाल में नहीं होगा जितना हमारे यहाँ पर है। हमने उसकी ओली की कहानी बना दी भैया चाइना वाली एक मैडम के साथ में, और हमारे बड़े बड़े दिग्गज जो पत्रकार हैं वो इसके अंदर प्रसिद्ध थे। ऐसी ऐसी कहानियां बनाई कि ओली के साथ हमारे संबंध खराब हो गए, ओली ने रिश्ते तोड़ लिया। चल क्या रहा है, मतलब कुछ भी बना रहे हो। आपके यहाँ पर मीडिया हाउसेज जो काम कर रही हैं, ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि भारतीय मीडिया को नेपाल में बैन कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, तो ऐसी स्थिति में हमारे विदेशी देशों के साथ संबंध खराब नहीं होने चाहिए। पब्लिक ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, यानी जो डिसिप्लिन है, जो पुलिस के साथ व्यवसाय हो रहा है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। डिसेंसी और मॉरलिटी और इन रिलेशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऐसी कोई भी बात आप मत बोल दीजिएगा जिसकी वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए। इसी कारण से प्रशांत भूषण को 1 रुपए का जुर्माना सहन करना पड़ा था। आपको बात समझ में आ रही है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में प्रशांत भूषण ने जब ये बोला कि जस्टिस बोबड़े तो भैया हार्ले डेविडसन की सवारी कर रहे हैं और दुनिया को लॉकडाउन में डलवा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोर्ट की अवमानना करी थी, कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी करी थी। आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं लेकिन कुछ भी, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट ऑफ टू एन ऑफेंस, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी को अपने निज हित के लिए किसी को डिफेम करने लग जाएं। जैसे आपको यदि मालूम हो तो देश में जब मोदी जी का शासन नहीं था तो मोदी जी को बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी तरह तरह के नामों से पुकारा करती थी। वो नाम लेना भी फिलहाल के लिए डिफेमेशन काउंट किया जा सकता है, इसलिए मैं नहीं लूंगा। तो नाम से पुकारा करती थी कि ये तो यों है, ये तो यों है, वो डिफेमेशन था और उसके ऊपर सजा का प्रावधान है। अगर वो मानहानि का केस लगा देते हैं तो इसके ऊपर सजा का प्रावधान है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जी नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है मेरे प्यारे साथियों कि हमारे यहां पर आर्टिकल 19(1) में जो लाइन लिखी हुई है वो छोटी सी है, इतनी सी लाइन लिखी हुई है, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम सोच के खुश हो जाते हैं, वाह भाई वाह, मजा ही आ गया, इतनी सारी फ्रीडम हमको दे दी गई, मजा आ गया। और नीचे ही जब हम खोल के देखते हैं तो भाई जो सब क्लॉज 2 के अंदर बातें लिखी हैं, क्लॉज 2 के अंदर बातें लिखी हैं वो 5 लाइन की हैं, यानी कि पॉइंट नंबर ए तो 1 लाइन का है और जो 2 नंबर सब क्लॉज है वो भैया 5 लाइन का है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मतलब एक पॉइंट के पीछे जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए वो पेज भर के दिए। ऐसे ही आपका सब क्लॉज 2 पढ़ लीजिए। उस सब क्लॉज 2 के लिए जो देखिए यहां पर जो ये लिखा हुआ है सब क्लॉज बी लिखा हुआ है असेंबली। अब देखिए इधर आपने 2 पढ़ा, अब इधर देखिए नंबर 3 लिखा हुआ है। एग्जैक्टली जो ए वाले के लिए ऊपर लिखा हुआ था नथिंग इन सब क्लॉज ए, ऐसे इसमें देखिए नथिंग इन सब क्लॉज बी। ऐसे ही 4 में 3 के बाद 3 में चलिए, 3 के बाद 4 में चलिए सब क्लॉज सी। ऐसे ही सारे सब क्लॉज देख लीजिए आप, शायद आपको दिख जाए। 5 नंबर पर देखिए, 6 नंबर पर देखिए, सारे सब क्लॉज के लिए मैं केवल आपको यह दिखाना चाह रहा हूं कि हर सब क्लॉज के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, पढ़ाना नहीं चाह रहा हूं। आगे बात समझ में? मतलब हम केवल ऊपर वाला पढ़ें, हम केवल ऊपर वाला पढ़ें, ये हमारी गुस्ताखी है साथियों। असल में तो जो सब क्लॉज नीचे लिखे हुए हैं, अब आप कह रहे हैं कि सर पढ़ा दीजिए। मजेदार बात बताऊं, सेम लाइन कॉपी पेस्ट की गई है, क्लॉज 2 में, क्लॉज 3 में, क्लॉज 4 में, क्लॉज 5 में, सब जगह एक ही लाइन है। और क्या है? इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी। ये चीजें नहीं टूटनी चाहिए। यानी कि अगर आपने क्लॉज 2 पढ़ लिया तो लगभग आपने सब कुछ पढ़ लिया। आ गई बात समझ में? अब मजा आया आप लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पाके? बोलिए जी, क्या आप लोगों को अब प्रॉपर आनंद आया? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको मिल गया है? उम्मीद है आप सभी लोग अपनी फ्रीडम पाकर के बहुत खुश होंगे। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। आर्टिकल 19 समाप्त। देखिए साथियों, ऐसी बात है ना कि मैं आर्टिकल 19 जो है अपने यूपीएससी वाले बैच के अंदर शायद 3 दिन तक पढ़ाया हूं। इसमें केसेस भी पढ़े हैं हमने, है ना। और यूपीएससी में आपको पता होना चाहिए तैयारी करते समय केवल पार्ट 3 और पार्ट 4 बस इनको पढ़ाने के लिए टीचर्स की आवश्यकता होती है। बाकी तो सारे पार्ट बच्चे खुद ही पढ़ सकते हैं। अभी भी मैंने यूपीएससी लेवल टच नहीं किया है। केवल पार्ट 3 और पार्ट 4 पढ़ाने के लिए टीचर्स की आवश्यकता होती है। दिल्ली की जितनी भी प्रमुख संस्थान है इंग्लिश मीडियम के अंदर जो है, जो ऑफलाइन कोचिंग्स के लिए जानी जाती है, उनके अंदर केवल पार्ट 3 और पार्ट 4 पढ़ाने वाले जो टीचर है ना, उनके लिए ही क्लासेस लगती हैं। उसके बाद तो बच्चे को कह दिया जाता है कि ये चैप्टर जाना लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, पढ़ लेना। इंग्लिश मीडियम वालों की बात कर रहा हूं मैं। मेजर खेला पार्ट 3 और पार्ट 4 में ही है, क्योंकि भारत पूरा चल ही इन 2 पार्ट से रहा है, पार्ट 3 और पार्ट 4। बाकी सब फर्जीवाड़ा है। पार्ट 3 बोले तो मूल अधिकार, पार्ट 4 बोले तो डीपीएसपी। ये 2 चीजें अगर एक अच्छे एस्पिरेंट को समझ में आ जाती है, एक भारत के नागरिक को समझ में आ जाती है ना, तो उसका लगभग सारा काम हो जाता है। क्लियर? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अनुच्छेद नंबर 20 पर चलते हैं। अब एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर कंगना का ट्विटर अकाउंट क्यों सस्पेंड हुआ? मुझे नहीं पता दोस्त। हाँ जी, अनुच्छेद 20 पर चलते हैं, आगे साथियों बात करते हैं। अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। देखिए मैं इस लाइन को यहां से तो पढ़ ही रहा हूं और उसके अलावा जो है मैं यहां से भी आपको पढ़ूंगा, यानी कि मूल किताब में से भी पढ़ूंगा, बेयर एक्ट में से भी पढ़ूंगा।
इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 20 प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एनी पर्सन हु कमिट एन ऑफेंस। दिस आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी इन ऑपरेशन अंडर आर्टिकल 359। 352 नंबर आर्टिकल जो होता है जिसके थ्रू नेशनल इमरजेंसी आती है, 356 के थ्रू आप लोग राष्ट्रपति शासन पढ़ते हैं, 360 के थ्रू फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ते हैं। आर्टिकल 352 जो है वो सेल्फ इंप्लीमेंटरी होता है, 358 को साथ में लेके आता है, 359 आपको लगाना पड़ता है। 359 के तहत ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 20 को आप नहीं छीन सकते। आर्टिकल 20 में ऐसा है क्या जिसको नहीं छीनने की बात की गई? आर्टिकल 20 और 21 ऐसा है क्या? आइए अब मैं बात बताता हूं मेरे प्यारे साथियों। यहां पर अब आप लोगों को आर्टिकल नंबर 20 जो है वो पढ़ के सुनना होगा और इससे आज ही आप में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आज ही आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको लगेगा अरे भाई साहब अब तो पुलिस वालों के सामने से यूं निकलेंगे, है ना। चलिए चलिए आर्टिकल नंबर 20 पढ़ते हैं, सुनते हैं जरा ध्यान से। आर्टिकल 20 लिखा हुआ है साथियों, ध्यान से सुनिएगा। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। मैं बोल के सुना रहा हूं, आप लोगों के मतलब की बात है जितनी है उतनी मैं सुना दे रहा हूं। बाद में जो भी चीजें होंगी वो मैं आपको अलग से बोल के सुनाऊंगा। आप लोगों को तो केवल इतना समझना चाहिए अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण दे रखा है आर्टिकल 20 में, इतना है। लेकिन देखिए कुछ चीजें टीचर अपनी खुशी के लिए भी पढ़ाता है, विशेष रूप से मेरा जैसा अगर कोई टीचर हो तो मैं ये आपके लिए नहीं, मैं मेरे लिए पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे मजा आता है इन चीजों को पढ़ के। और मेरा जीके पढ़ाना भी जो है वो खुद की खुशी के लिए ज्यादा है, आपसे ज्यादा मेरी खुशी के लिए है, क्योंकि मैं जीके अभी मतलब मुश्किल से पढ़ाते हुए 1.5 साल हुआ है मेरे को भाई, वो सच्चाई तो ये है। ठीक है, अब 2 साल हो जाएगा जीके पढ़ाते हुए, मतलब अब जुलाई में जो है ना 1 जुलाई को 2 साल हो जाएगा। उससे पहले मैंने जीके का जी भी नहीं पढ़ाया था और मुझे मजा आता है, इसलिए मैं आपको वैसा मजे दिला रहा हूं। पढ़ा खूब है मैंने जीके, मैंने लगातार 3-4 साल जीके पढ़ा है, पढ़ करके लास्ट 1.5-2 साल से पढ़ा रहा हूं। इससे पहले मैं साइंस केमिस्ट्री पढ़ाया करता था और ठीक ठाक लेवल पे पढ़ाता था। हाँ, बंसल क्लासेस कोटा के अंदर पढ़ाया करता था। मैं क्या खा रहा हूं आप भी खा सकते हैं, दवाई है, विटामिन सी एक्चुअली। सुनिए, वो मेरा थोड़ा सा गला इन्फेक्शन का हो रहा है। सुनिए साथियों, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। पहला पॉइंट सुने। अरे भैया एक विद्यार्थी जो है वो हमसे पढ़े हुए भी हैं क्या? शुभम यदुवंशी लिख रहे हैं कि मैंने पढ़ा है आपसे, ये देखिए। चलिए हाँ सर, साथियों सुनिए। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ ए लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस नॉट बी सब्जेक्टेड टू ए पेनल्टी ग्रेटर देन दैट व्हिच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। मतलब क्या है? मतलब सिंपल है, मजे लो। चल मैं घुलनशील विटामिन सी। हाँ जी, सुनिए साथियों, किसी भी व्यक्ति को एक ऐसे अपराध की सजा नहीं दी जा सकती जिसके लिए कानून था ही नहीं। मजेदार बात है ये, दोबारा सुनिए। किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध की सजा दी ही नहीं जा सकती जिसके लिए कानून था ही नहीं। जैसे अब आप में से कई लोग कहेंगे ऐसा कहां होता है सर, हमारी आईपीसी के अंदर तो हर चीज लिखी हुई है। अच्छा, आपकी आईपीसी के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई आपको स्पैम भेजे, आपको मतलब स्टैक करे, आपको स्टॉकिंग करे, आपको फेसबुक पे हर बार कुछ ना कुछ अपशब्द लिख करके भेजे, आपके अंदर व्हाट्सएप पर बहुत अश्लील मैसेज भेजे, आपको टेलीग्राम पर घसीटे कुछ अनसंट लिखे, ये लिखा हुआ है क्या आईपीसी के अंदर? मतलब लॉर्ड मैकाले ना हुए, लॉर्ड वाकई में लॉर्ड हो गए। गजब बात करते हो यार, आईपीसी में नहीं था भाई ये सब। तो फिर तो आईपीसी में नहीं था तो फिर बाकी आ कैसे गया? तब ध्यान से सुन लीजिए। इसका मतलब ऑनलाइन फ्रॉडबाजी होने लगी, लोग एक दूसरे को इस तरह की असली चीजें भेजने लगे, तो फिर कानून की आवश्यकता बनी। वर्तमान में साइबर अधिनियम है, आईटी एक्ट है जिसकी धारा 969 ए के तहत आज सभा का प्रावधान है। तो फिर तो जो पुराने लोग थे उनको आप ये कह करके सजा नहीं दे सकते कि सुन बेटा इधर आ, अब मेरी सरकार आ गई है। वर्ष 2014 में तुमने इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की थी, अब मैं सरकार में हूं 2015 में, तुमको इस कानून के तहत जेल भेज रहा हूं, जा अब कुछ ऐश करके आ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अरे कोई सी भी सरकार ले लो, मैं तो बोल रहा हूं आपको कहानी सुनाने के लिए। ऐसा होता नहीं है, फिल्मों में होता है, ये वास्तविकता में नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध की सजा नहीं दे सकते। अच्छा चलिए मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, आपका प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं। आप सोचेंगे कि ऐसा होता है क्या? मैं बताता हूं आपको। आपको मालूम है निर्भया गैंगरेप केस में जो मुख्य आरोपी था वो एक माइनर था, 18 साल से कम की उम्र का था। पता है आज कहां है वो? निर्भया गैंगरेप का आरोपी, जिसके आरोपियों को फांसी की सजा हो चुकी है, जो मेन रेपिस्ट था, जिसने मेन क्राइम किया, आज वो कहां है पता है? आज वो खुली जिंदगी जी रहा है, वो हमारे देश के अंदर खुली सड़कों पर रहता है, मस्त जिंदगी जी रहा है, और बकायदा उसे सरकार ने रिहा किया है ना? बकायदा उसे सरकार ने रिहा किया है। रीजन, क्योंकि जब उसने क्राइम किया था तब तक जुवेनाइल क्राइम के अंदर यह प्रावधान ही नहीं था कि जुवेनाइल को जो 16 से 18 वर्ष के बीच के हैं उन्हें फांसी की सजा दी जा सकती है। अधिकतम सजा का प्रावधान ही 3 साल तक का था। अब बोलो आप। फिर आप पूछेंगे तो सर फिर कोर्ट ने कानून तो बनाया था। बिल्कुल बनाया था, अपनी कोर्ट ने कानून नहीं, मतलब संसद ने कानून बनाया, बकायदा सरकार ने कानून बनाया। फिर लेकिन जो मैंने अभी हाल आपको लाइन बोली,
जब कानून नहीं था आपने तब अपराध किया तो आपको सजा भी नए कानून के तहत नहीं मिल सकती। नो पोस्ट फैक्टो, यानी कि कोई भी पुरानी तारीख से आपके ऊपर क्राइम लागू नहीं हो सकता, विशेष करके क्रिमिनल केसेस में। अर्थात अगर अब कोई जुवेनाइल क्राइम करेगा तो उसे फांसी तक की सजा दी जा सकती है, लेकिन ये लैंडमार्क डिसीजन के बाद से ये घटना हुई है, उससे पहले नहीं। आप में से कई लोग कहेंगे कि सर ये तो बहुत गलत है। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय कानून की एक बहुत बड़ी व्याख्या है, विशेष रूप से लॉ वाले विद्यार्थी इस बात को मानते भी हैं और जानते भी होंगे। 100 गुनहगार छूट जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जस्टिस ये कहता है कि कोई निर्दोष को सजा ना मिले। 100 गुनहगार छूट जाएं, अर्थात अगर आज हमने ये सोचा कि निर्भया गैंगरेप का आरोपी छूट गया, ठीक है, हमारे लिए बहुत हृदय विदारक है, हम इस घटना को बहुत ज्यादा उद्विग्न रूप से लेते हैं, बहुत दिल टूटता भी है हमारा, लेकिन इस बात में ये खुशी भी होती है कि मेरा प्यारा संविधान कितना अच्छा है, मुझे इतना अच्छा संविधान मिला है कि कोई मुझसे बदला लेने के लिए कानून नहीं बना सकेगा, कोई मुझसे बदला लेने के लिए कानून नहीं बना सकेगा। आप डर के नहीं जिएंगे। है जबरदस्त चीज। आपकी स्वतंत्रता ऐसी ही नहीं है साथियों। फील आती है कि नहीं आती है? मतलब कई बार तो गूज बम्स आते हैं जब ऐसी लाइन पढ़ते हैं ना, भ्रोए खड़े हो जाते हैं कि यार ये चीज है मतलब असली जो पढ़नी चाहिए। फिर आप पूछेंगे अच्छा सर अगर ऐसा है तो फिर एक बात बताओ, आपने एक लाइन ये क्यों बोली, ओनली इन क्रिमिनल केसेस, बाकी सिविल केसेस में ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ये बात आपने सही पकड़ ली। सिविल केसेस में ऐसा हो सकता है क्या? आंसर है जी हाँ, हो सकता है। सिविल केसेस में ऐसा हो सकता है, अर्थात अगर किसी ने टैक्स नहीं चुकाया, टैक्स ना चुकाने की सजा आज तक तो नहीं थी, लेकिन कल सरकार आती है और आपसे कहती है कि आपने टैक्स नहीं चुकाया इसलिए आपके ऊपर सजा दी जा रही है, तो ये पॉसिबल है। अब सवाल होता है सिविल और क्रिमिनल में क्या अंतर है? जहां पर खून बहे वो क्रिमिनल है, बस यूं समझ लो आप, आसान भाषा में। आ गई बात समझ में? जहां पे खून बहे वो क्रिमिनल है। अब एक विद्यार्थी का चोरी में, डकैती में, इनमें तो खून बहता ही नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फिर ये कोर्ट प्रूव करती है कि वो चोरी थी कि नहीं थी, और इसकी पूरी व्याख्या है आईपीसी के अंदर। चोरी क्या है, डकैती क्या है, फ्रॉड क्या है, इनकी आईपीसी की धाराएं हैं। आपके अनुसार जो अखबारों में लिखा आता है कि 5 लोगों ने मिलकर डकैती दी, 4 लोगों ने मिलकर रॉबरी की, ऐसा होता नहीं है। आईपीसी में सबके लिए अलग धाराएं हैं। कभी आइएगा हमारे साथ आईपीसी की क्लास में बैठिएगा, पढ़ानी है मुझे आईपीसी की क्लास पढ़ानी है अपने कुछ विद्यार्थियों को। आईपीसी और सीआरपीसी पढ़ाना है मुझे, मेरे यूपीपीसीएस वाले विद्यार्थियों को, उनके एग्जाम की डेट आ जाए, उनके लिए लेनी है क्लास। आ गई बात समझ में? पहला पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? दूसरे पॉइंट पर, इसी में एक दूसरा पॉइंट है, वो सुनते हैं। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अब दूसरा पॉइंट सुनिए। आपके समय पर कानून नहीं था, मान लीजिए कि आपके समय पर कानून नहीं था, एक ऐसा कानून था जिससे आपके दिल को शांति नहीं मिली। जैसे मान लीजिएगा कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा ऐसा जो नियम बनाया हुआ था जिसमें 16 से 18 वाले माइनर को 3 साल तक की सजा का प्रावधान था। फॉर एन एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब आपने सोचा कि अब मेरी सरकार आ गई है, मैं क्रांति लेके आया हूं, बाबा लाएंगे क्रांति, और आप क्रांति ले आए, और क्रांति लाते ही आपने क्या किया कि बुलाओ उसे वापस। उसको उस समय पूरी सजा नहीं मिली थी, अब जो है वो खुला घूम रहा है, मैं चाहता हूं कि उसे सजा दी जाए। बोले अच्छा बुलाओ साहब। जान याद रखिएगा साथियों, चाहे उसने 7 दिन की ही सजा काटी हो उस केस में, लेकिन अब सेम धाराओं में उसके ऊपर उसी चीज की सजा नहीं हो सकती। इसका एक बहुत बड़ा लाभ दूं मैं आपको। अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया, ये हालांकि चीज सिखाने वाली नहीं है लेकिन फिर भी सीखिएगा, आर्टिकल नंबर 20 है ये। आपने अगर हेलमेट नहीं लगाया और आपका चालान कट गया, उस चालान की रसीद से आप दिन भर घूम सकते हैं। कॉलेज में हम लोगों ने भी खूब ये स्टंटबाजी की है, आपने भी कईयों ने की होगी। क्योंकि हेलमेट लगाते ऐसा लगता था 4 ही तो बाल है, खराब हो जाएंगे तो क्या होगा है? और बच्चों को दिखेगा ही नहीं कि साहब बाइक पे घूम रहे हैं, है कि नहीं? अब इतनी महंगी बुलेट बाइक लेके आप निकले हो और भाई साहब फट फट हो रही है, किसी को पता ही नहीं चल रहा कि भाई किसकी फट रही है, तो फील ही नहीं आता ना, तो भाई हेलमेट होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में पहले अपने किसी भाई को पटा के रखो। नुक्कड़ चौराहे पे गए, भैया सुनो यार थोड़ा चालान काट दो। बोले क्यों? बोले यार जो है ना मैं हेलमेट लाना भूल गया हूँ। बोले यार मैं चालान काट नहीं। अरे यार तुम काटो तो सही यार, आज फुल टशन का मूड है, तुम 100 रुपए का चालान काटो, पर चालान काटना। ठीक है पहले चालान काट, अपन मस्ती से घूम रहे हैं बस, बढ़िया। पुलिस वालों ने हाथ दिया, हाँ भाई साहब रुकिए चालान कटेगा। सर है ऑलरेडी, जाने दो। 100 रुपए में फुल। क्यों? क्योंकि आपके मूल अधिकार में आर्टिकल नंबर 20 लिखता है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। है मस्त? आ गई बात समझ में? थर्ड पॉइंट सुनिएगा। नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अब ये क्या है साथियों? ये सवाल जबरदस्त है। तीसरा पॉइंट जो है वो तो और भी मस्त है, और वो क्या है? हाँ वन डे का ही होता है वो, ऐसा नहीं कि जीवन भर का कटवा लिया कि जन्म मरण का साथ है भैया दे दो लाओ। शादी का सर्टिफिकेट थोड़ी है जो साथ साथ जीवन में मिलेगा। हाँ भाई, इसमें क्या है? इसमें यह है मेरे प्यारे साथियों, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो है उसे आप खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए उत्तेजित नहीं कर सकते, उसको उकसा नहीं सकते। अगर आपको मालूम हो तो पूरी की पूरी फिल्मों में अपन जब देखते हैं, पूरी पुलिस इस बात को सिद्ध करने में लगी होती है कि इसी व्यक्ति ने क्राइम किया है। कई बार आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती कि 4 इसी के नीचे, कान के नीचे लगा के दे और इसी से पूछवाए, बता तूने क्राइम किया है कि नहीं किया है? ये लपक के बोल पड़ेगा हाँ मैंने ही क्राइम किया है। हैं? कई बार फीलिंग नहीं आती। इसको बुला, इधर बुला। लाइव डिटेक्शन टेस्ट को आज तक परमिशन नहीं मिली हुई है। लाइव डिटेक्शन टेस्ट जो है, मतलब वो झूठ बोलने को लेकर के जो पकड़ने वाला टेस्ट है, लाइव डिटेक्शन टेस्ट, उसको मान्यता नहीं है। घंटी बजी। एक्चुअली आज बारिश हुई है, मैडम ने बनाया पकौड़े, हमारा हो रहा है टाइम जाने का, हम बोल के आए हैं। आ गई है मैडम, देखिए देखा उधर से आ गई है मैडम। आर्टिकल पढ़ा रहे, नो सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन।